हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ धाकड़ कॉन्सेप्ट। हम करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में आज डिस्कस करने वाले हैं 23 मई के करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 गिने चुने क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, और ये 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले 22 तारीख तक की खबरों से बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इनमें से किसके द्वारा किया गया? MHRD, हेल्थ मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। तो ये किया गया है MHRD के द्वारा। MHRD का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो हेड हैं वो है रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा क्या किया गया है दोस्तों कि ये एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। ये नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप किसके लिए है? ये ऐप है कि जो कैंडिडेट हैं जो JEE के एग्ज़ाम देते हैं या फिर वो नीट की एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए मॉक टेस्ट दिए जाएं। और अभी आपको पता होगा लॉकडाउन की सिचुएशन में कई सारे शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं और टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर जो होते हैं वो सारे बंद हैं। इसीलिए उनको क्या किया जाएगा, ये ऐप दिया जाएगा। इस ऐप के वो एंड्रॉयड बेस पर चलाया जाएगा अभी, और iOS के बेसिस पर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और फिर इसमें कई सारे टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, 1 बाय 1 आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्लस डाउनलोड करने के बाद नेट ऑफ करके भी उनको सॉल्यूशन या उनका जो है आप उनको अटेंड कर सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो इसको लॉन्च किया है, ये विकसित किया गया है NTA के द्वारा। आपको पता होगा दोस्तों, बैंक, SSC और रेलवे के एग्ज़ाम में भी आपको बोला गया था पहले कि सारे एग्ज़ाम एक कॉमन एग्ज़ाम होंगे, और वो कॉमन एग्ज़ाम कराने वाली संस्था यही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसी के द्वारा ये ऐप विकसित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो 20 मई, 21 मई, 22 मई, 24 मई। तो ये मनाया जाता है 21 मई को। 23 मई को इंटरनेशनल टेररिज्म डे के रूप में इसको मनाया जाता है। अब इंटरनेशनल टेररिज्म डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो है उनको याद करना है। आपको पता होगा दोस्तों, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और उनका कार्यकाल जो है 84 से 89 के बीच में रहा था। 89 में वो प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, चुनाव होने वाले थे, और कुछ टाइम के बाद में वापस री इलेक्शन हुए थे। और 21 मई 1991 को ही, 21 मई 1991 को ही उनकी एक हादसे में मृत्यु हो गई थी, यानी कि उनको एक बम विस्फोट में मार दिया गया था। तो 21 मई को एक रैली के दौरान जो है उनको मार दिया गया था। और ये घटना को अंजाम देने वाला एक आतंकवादी संगठन था जिसको हम बोलते हैं LTTE बोलते हैं, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स एलम। एलम का मतलब होता है दोस्तों देश। तो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम का मतलब होता है कि अलग देश बनाने के लिए लिबरेशन बनाया इन्होंने तमिल टाइगर्स का। तो आपको पता होगा श्रीलंका में एक वहाँ पर सिंहली समुदाय और एक तमिल समुदाय है, तो उनके बीच में काफ़ी झगड़ा रहता है। तो उसी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। और राजीव गांधी ने क्या किया था कि श्रीलंका में तमिल मूवमेंट के खिलाफ जो वहाँ की सरकार का ऑपरेशन था उसको सहायता देने के लिए सेना भेजी थी। उसी के कारण ये लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन इससे नाराज़ था और उन्होंने ये बम विस्फोट करके राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। सुसाइड बॉम्बर जो था उसके द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो उसी की याद में ये आतंकवादी विरोधी दिवस उसी दिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस व्यक्ति को हाल ही में भारतीय स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारतीय स्टील एसोसिएशन यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दिलीप उम्मेन। दिलीप उम्मेन को भारतीय इस्पात संघ, आपका जो स्टील एसोसिएशन है उसको बोलते हैं, इस्पात संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये दिलीप उम्मेन है, ये किससे रिलेटेड है? ये कंपनी है स्टील की बहुत बड़ी, आर्सेलर मित्तल निप्पन, ये 3 कंपनियों से बनकर बना है। मित्तल तो जो है मित्तल कंपनी जो है लक्ष्मी निवास मित्तल की है, और वो भारतीय थे और वो UK में बिजनेसमैन है भी। और उन्होंने जो है आर्सेलर को खरीदा था। तो आर्सेलर मित्तल, बाद में निप्पन भी इसमें शामिल हो गया था। तो आर्सेल मित्तल निप्पन के CEO हैं। तो इनको क्या किया गया है, इनको इसके ISA का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें हम स्टील की, तो भारत जो है क्रूड स्टील के उत्पादन में नंबर 2 पोजीशन रखता है। नंबर 1 पोजीशन पर चाइना है
और नंबर 2 पोजीशन पर इंडिया है, नंबर 3 पोजीशन पर जापान है। तो पहले 3rd पोजीशन पर था इंडिया, अब 2nd पोजीशन पर हो गया है। तो भारत में जो स्टील का उत्पादन है, हालांकि चाइना से तो वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी भारत में जो प्रोडक्शन है वो 2nd नंबर पर आता है वर्ल्ड में। अगर आप कंपेयर करना चाहें तो चाइना में 84.3 मीट्रिक का उत्पादन होता है और भारत में ये जो है केवल और केवल 9.3 है, यानी चाइना में भारत का 9 गुना प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कंपनी एक्ट में संशोधन की घोषणा की गई, यह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो एक्ट कमेंस्ड कब हुआ था आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि भारत में पहले तो कंपनी एक्ट 1956 लागू होता था, लेकिन इसके बाद में एक नया एक्ट आया और वो कंपनीज एक्ट जो बना वो बना 2013। और 2013 जो एक्ट बना, ये 2013 एक्ट जो था वो 2013 एक्ट 2013 में ही इम्प्लीमेंट किया गया था, अगस्त 2013 में। तो अभी हाल ही में इसमें संशोधन की बात की जा रही है। संशोधन का मतलब क्या कि ये कंपनीज एक्ट जो है वो, जिसमें अभी जितने भी प्रावधान है, आपराधिक प्रावधान है, जिसमें क्रिमिनल एक्ट हैं, उनको ये बोला जा रहा है कि उसमें संशोधन किया जाएगा और उन आपराधिक प्रावधानों को हटाकर उनको सिविल ऑफेंस बनाया जाएगा। तो अभी 20 लाख करोड़ के जो पैकेज की घोषणा की गई थी, उसी के साथ ही घोषणा भी की गई, इससे कारोबार सुगमता भी होगी। यानी आपको पता होगा कि भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबार सुगमता सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत अच्छा किया था। तो अगर इसमें संशोधन करेगा, व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी होगी, तो ये रैंकिंग भी हमारी बढ़ेगी। और दूसरा, इसमें जो अपराध हैं, अपराध के श्रेणी में कई सारे एक्ट हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है। जैसे अगर आप एक दो की अगर बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें बात की गई हैं, तो उनमें सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ CSR की। CSR का मतलब होता है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसे बोर्ड की मीटिंग होती है, तो उसमें भी अगर बोर्ड की मीटिंग कम कर रहे हैं तो वो भी क्रिमिनल ऑफेंस है, उसको कम करना। बैठक आयोजित करने में देरी होना, छोटी मोटी तकनीकत प्रक्रियात्मक चूक को प्रोसीजरल अगर कोई लैक हो जाता है तो इन सबको अपराध की श्रेणी में रखा गया था। तो इन्होंने क्या किया है, अब अपराध की श्रेणी से निकालकर सिविल ऑफेंस में डालने की बात की गई है। दूसरा हम बात कर रहे थे CSR की। तो CSR भी एक पॉइंट है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें भी चूक के लिए एक अपराध माना जाता था पहले। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने ये बोला है कि इसमें अगर चूक होगी तो वो अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। CSR क्या होता है कि कंपनी को, भारत में जो कंपनीज हैं उनको अपने नेट प्रॉफिट का 2% जो है समाज के लिए लगाना होता है, क्योंकि वो कंपनियां जहां काम कर रही है उनका समाज के प्रति भी एक नैतिक उत्तरदायित्व बनता है। तो ये 2% जो है उनके 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का होता है। और इसमें भी सारी कंपनियों को ये नहीं देना पड़ता है, ये केवल उन्हीं कंपनियों को देना पड़ता है जिनका टर्नओवर या तो 1000 करोड़ रुपए है। ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ टर्नओवर की। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेलिंग, या फिर उनका नेटवर्थ 500 करोड़ हो। नेटवर्थ का मतलब होता है कि टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज घटा दी जाए, कितने उनके पास संपत्ति है, कितने दायित्व है, इसको माइनस कर देंगे तो आपका नेटवर्थ आ जाएगा, तो वो 500 करोड़ है। या फिर मैंने तीनों के बीच में या लगाया, या फिर 5 करोड़ का उनका नेट प्रॉफिट है। तो 5 करोड़ का प्रॉफिट है तो उन कंपनियों को करना है, या फिर 500 करोड़ का उनका नेटवर्थ है उनको करना है, या फिर 1000 करोड़ का उनका टर्नओवर है तो उनको करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके तहत लाई गई है। तीसरा, इसमें ये बोला गया है कि कंपनियों को अगर कोई अपराध है उसके लिए दंड देने का अधिकार जो है, वो दंड देने का अधिकार ROC को दे दिया गया है। ROC को मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक वो संस्था होती है जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करती है, कंपनी बनती है इसके रजिस्ट्रेशन के बाद में, तो उसी को अधिकार दे दिया गया है। पहले NCLT के पास अधिकार था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास अधिकार था, और ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का बर्डन कम करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, कंपनीज एक्ट में संशोधन के बारे में ये बात की जा रही है। और कंपनीज एक्ट में संशोधन के कारण भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी ईजी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल विल बी प्रोवाइडेड 100% सोलर एनर्जी? कौन सा टेम्पल इसमें है जिसको 100% सौर ऊर्जा प्रदान करने का भी बात की गई है? तो देखिए, इसमें जो है कोणार्क का सन टेम्पल है। सन से आप सोलर एनर्जी याद रख सकते हैं। सन टेम्पल कोणार्क के उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में जो ओडिशा बोलते हैं इसको। ओडिशा में आपको पता होगा अभी अम्फान नाम का चक्रवात आया हुआ है, साइक्लोन आया हुआ है, तो वही उड़ीसा है जहाँ के मुख्यमंत्री
आपका नवीन पटनायक हैं, और उनको पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। पेटा एक संस्था है, पीपल्स एथिकल ट्रीटमेंट अवार्ड ये मिला था उनको। तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। तो हम बात कर रहे हैं कि उड़ीसा में जो कोणार्क का सन टेम्पल है, इसको बोला गया है कि 100% वहाँ पर सिर्फ सौर ऊर्जा ही उनको दी जाएगी। और ये जो सन टेम्पल है, इसके बारे में 2-3 चीज़ें अगर आप देखें तो ये सन टेम्पल जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर वहाँ पर स्थित है, और भगवान सूर्य का मंदिर है। सन टेम्पल का मतलब सूर्य का मंदिर है, और सूर्य का मंदिर में भी एक आकृति वहाँ पर बनाई गई है, जैसे सूर्य के जो भगवान सूर्य जो हैं उनके रथ का एक विशाल टेम्पल बनाया गया है। उड़ीसा जो है वहाँ के पुरी ज़िले में ये स्थित है, तो रथ की आकृति का ये बनाया गया है। ये बहुत ही पुराना टेम्पल है, 13वीं सदी का टेम्पल है। 13वीं सदी में गंग वंश वहाँ पर शासन करता था, तो गंग वंश के शासकों के द्वारा ये टेम्पल बनाया गया था। गंग वंश में भी अगर आप और इन डेप्थ में जाना चाहें तो नरसिंह देव जो थे, नरसिंह देव ने ये निर्माण कराया गया था। और यूनेस्को जो आप जानते होंगे, जो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट बनाता है, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी इसको 1984 में विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और इस सन टेम्पल को दोस्तों, एक और चीज़ अगर आप बात करूँ मैं, तो इस सन टेम्पल को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं ब्लैक पेगोडा। तो पेगोडा क्या होता है? पेगोडा होता है शीर्ष। जो आपने देखा होगा, कोई भी मंदिर अगर आप ऐसे देखते हैं, मान लीजिए ये मंदिर है और इस मंदिर के ऊपर एक शीर्ष लगा होता है, ये जो शीर्ष है ये बहुत दूर से देखने पर काला नज़र आता है, इसीलिए इसको ब्लैक पेगोडा भी बोलते हैं। और ये प्राचीन समय में जो बंगाल की खाड़ी में जहाँ चलते थे, तो इसका शिखर चूँकि ऊंचा है तो उनके लिए लैंडमार्क का काम भी ये करता था। तो ये कोणार्क से सूर्य मंदिर से रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बनाई। एक फ़ोटो भी मैंने लिया है, ये कोणार्क का सन टेम्पल है, ये आगे का पोर्शन है, इसके आगे और पोर्शन है, तो एक रथ की आकृति में इसको बनाया गया है। तो देखने में बड़ा ही मनोरम है और बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि ये जो है बहुत बारीक कारीगरी की गई। और आप ये देख रहे होंगे शीर्ष जो है इसका ब्लैक है, तो इसलिए ब्लैक पेगोडा बोलते हैं। और ये 10 रुपये का नोट है, तो 10 रुपये के नोट पर भी जो ये आकृति है, ये रथ के पहिए की आकृति है और कोणार्क के सन टेम्पल से ही लिया गया है ये। तो ये कोणार्क से रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई ने अतिरिक्त स्थगन को कितने दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो अतिरिक्त स्थगन को दोस्तों बोलते हैं मोरेटोरियम। और मोरेटोरियम क्या होता है आपको मैं बता दूं, इसको हॉलीडे पीरियड भी बोलते हैं या ईएमआई हॉलीडे भी बोलते हैं। ईएमआई हॉलीडे क्यों बोलते हैं? हॉलीडे का मतलब तो आप जानते हैं, ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ये कई बार पूछा गया है। कुछ लोग इसको इक्वल बोलते हैं, लेकिन ये इक्वेटेड होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ये जो ईएमआई है, इसका मतलब होता है, आप सिंपल समझे तो इंस्टॉलमेंट, जो लोन लेते हैं उसके बदले में जो इंस्टॉलमेंट चुकाते हैं उससे रिलेटेड है ये। तो मोरेटोरियम का मतलब होता है हॉलीडे पीरियड देना। हॉलीडे पीरियड देने का मतलब लोन सैंक्शन करने और उसके बाद में जो लोन चुकाया जाता है उसके बीच के समय को हम जो है मोरेटोरियम बोलते हैं। तो किसी व्यक्ति ने मान लीजिए जनवरी में कोई लोन लिया, लेकिन लोन की किस्त उसकी जुलाई से चलेगी, तो इसी को हम जो है हॉलीडे पीरियड बोलते हैं। तो आरबीआई ने क्या किया है कि लोन किसी ने लिया है, चाहे पुराना हो नया हो, पहले बोला था कि 3 महीने के लिए बढ़ाने का, यानी मार्च, अप्रैल और मई को बोला था कि आपको किस्त नहीं चुकानी पड़ेगी। फिर अभी हाल ही में उन्होंने ये बोल दिया है कि मार्च, अप्रैल और मई के अलावा आपका जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों के लिए भी किस्त नहीं चुकाना पड़ेगी। यानी आपको किस्त नहीं चुकाएंगे तो भी आपका लोन जो है एनपीए नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एनपीए के लिए गाइडलाइंस है 90 दिन की। 90 दिन में अगर आप लोन नहीं चुकाते तो आपका लोन जो है नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाता है, और जब नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाएगा तो उस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगेगा, प्लस आपके रिकवरी के लिए आपके असेट भी वो जो है बैंक वाले नीलाम कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो आरबीआई ने किया है, इसमें बैंकों ने ये मांग रखी थी। बैंकों में मांग रखने का मतलब ये है कि बैंक भी बड़े तनाव में है। अगर कोविड-19 की जो सिचुएशन है, उस कोविड-19 की प्रॉब्लम के कारण अगर लोन नहीं चुका पाते तो बैंकों का एनपीए भी बहुत बढ़ जाएगा। तो ये मोरेटोरियम पीरियड बैंकों ने आरबीआई से मांगा था कि आप जो है इसको बढ़ा दीजिए, ताकि लोग किस्त न चुकाएंगे तो भी बैंकों का एनपीए नहीं बढ़ेंगे। साथ ही बैंकों ने यह भी डिमांड की थी कि जो एनपीए 90 दिन में हो जाता है, इस अवधि को बढ़ाकर भी 180 दिन कर दिया जाए। यानी ये मोरेटोरियम पीरियड तो बढ़ाया जाए, साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति इस मोरेटोरियम पीरियड के अलावा भी 180 दिन तक भुगतान नहीं करता है तो वो लोन एनपीए नहीं माना जाए। ठीक है दोस्तों, आपको होप उम्मीद की समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड स्टार्टेड द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध कृषि बोलते हैं इसको। अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसको बोला जाता है?
कि आप जो है किसी किसान से अनुबंध कर लीजिए। यानी कोई इन्वेस्टर है या कोई बिजनेसमैन है, वो क्या करता है कि इस किसान से यानी फार्मर से एक अनुबंध कर लेता है कि आप ये फसल बोइए, इस तरीके का बीज यूज़ करिए, ये उसके लिए केमिकल यूज़ करिए या फर्टिलाइज़र यूज़ करिए, और इतने महीने के बाद में हम आपकी फसल को इतने रुपए में खरीद लेंगे। तो पहले से ही ये सारा फिक्स होता है। तो इसके लिए उड़ीसा सरकार ने एक अध्यादेश लेकर आए, एक ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति देता है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस एक्ट में है, जैसे कैसे किसानों के साथ समझौता किया जाएगा, और किसानों की जो भूमि पर वो खेती होगी तो उसमें भूमि का हस्तांतरण नहीं होगा, केवल उस फसल का ही हस्तांतरण होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है, मूल्य निर्धारण होगा, कैसे इन्वेस्टर उनके साथ शर्तें क्या होगी, वो सारी चीज़ें इसमें बात की गई। तो उड़ीसा ने ये सारा सिस्टम किया है। अभी उड़ीसा का नाम अभी आया है अम्फान चक्रवात के लिए, नवीन पटनायक के लिए मैंने बोला है, और उनको पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है, यही वो नवीन पटनायक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की समयावधि बढ़ाकर कितना कर दी? बदकार नहीं है, बढ़ाकर, यहाँ पर है बढ़ाकर। तो देखिए दोस्तों, इसको 2023 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया होगा। आपने पहले पढ़ा होगा कि वय वंदन योजना जो है, पहले इसकी जो अंतिम तारीख थी वो 31 मार्च 2020 ही थी, और ये वय वंदन योजना जो है 2017 में चालू की गई थी। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके अधीन ये योजना चालू की गई थी। यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने ये योजना 2017 में चालू की थी। इसके लिए क्या है, इस योजना के लिए LIC को एक पार्टनर बनाया गया है, और एक फिक्स्ड अमाउंट जो है हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन है वो ये जमा कराएंगे, और उसके बदले में उनको पेंशन मिलेगी। और इसमें सीनियर सिटीजन भी क्या उसको माना गया है कि 60 साल के ऊपर का व्यक्ति जो है वो मिनिमम एज रहेगा, वही इसमें अमाउंट जमा कर पाएगा, और 7.4% की दर से उसको ब्याज मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा ब्याज है, मार्केट में भी इतना ब्याज नहीं है, लेकिन कोई सीनियर सिटीजन इसमें जमा कराता है तो उसको 7.4% की दर से ब्याज दिया जाएगा। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसमें पार्टनर है। तो इसमें सरकार क्या करेगी, इसमें सरकार ये जितना भी पैसा इसके तहत आएगा LIC उसको इन्वेस्ट करेगी, और LIC के इन्वेस्ट करने के बाद उसके ऊपर जितना रिटर्न आएगा, उस रिटर्न को अगर 7.4% से कम है, मान लीजिए वो रिटर्न 7% ही हुआ, तो 0.4% क्या करेगी, सरकार देगी इसमें। तो इसमें जो भी सीनियर सिटीजन है वो 15 लाख रुपए तक इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस 15 लाख के अकॉर्डिंग वो जैसा चाहेंगे तो जितना इन्वेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको पेंशन मिलेगी। तो मिनिमम पेंशन जो है 10,000 से लगाकर 1,000 से लगाकर 10,000 तक की मिनिमम पेंशन मिलेगी, और फ्रिक्वेंसी भी वो डिसाइड कर सकते हैं कि हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, ईयरली है, मंथली है। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड मैंने आपको बताई। साथ ही साथ इस वय वंदन योजना में एक चीज़ और है कि अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत है तो आपको 75% तक लोन मिल सकता है। तो ये वय वंदन योजना से रिलेटेड कॉम्प्रहेंसिव वे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, G7 सम्मेलन 2020 में कहाँ होना है प्रस्तावित था, कहाँ पर शेड्यूल्ड था ये? तो शेड्यूल्ड था, इसको पहले कैंसिल करने का बोला जा रहा था, लेकिन अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम इसको वेबिनार टाइप नहीं करेंगे, हम इसमें वर्चुअल सेमिनार नहीं करेंगे, हम इसको जो है फिजिकल ही सेमिनार करेंगे, सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे, वो उन्होंने बोला है। तो ओरिजिनली जो है ये USA में होना था, और कैंप डेविड वहाँ पर एक जगह है, तो कैंप डेविड में होना था जून के महीने में 2020 में, जून 2020 में होना था, लेकिन ऐसा बोला जा रहा था कि कोविड-19 के प्रॉब्लम के कारण ये नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि इसको फिजिकली ही करेंगे। तो ये जो सम्मेलन है इसमें 7 देश भाग लेते हैं, G7 आपको समझ में आ ही रहा होगा, और ये धीरे धीरे रोटेट होता है, यानी कि पहले मान लीजिए कनाडा ने किया है, बाद में फ्रांस करेगा, बाद में जर्मनी करेगा। तो ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो 1975 में ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, और कुछ टाइम के लिए रशिया इसका मेंबर था, तो तब तक इसको 2014 तक G8 के नाम से भी जाना जाता था। इसमें दोस्तों चाइना नहीं है, और कौन कौन सी कंट्री है तो ये मैंने आपको यहाँ पर दी है नीचे। इसमें कंट्रीज़ हैं, देखिए कौन कौन सी है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट है। ये 7 कंट्रियाँ जो हैं इस G7 में सम्मिलित हैं। तो ये विकसित देशों का एक तरीके से सम्मेलन है, और अभी चूँकि चाइना को घेरने की रणनीति चल रही है, तो कई सारे ये सारे देश जो हैं ये इकट्ठा होना चाहते हैं और चाइना को घेरने की बात की जा रही है। तभी डोनाल्ड ट्रंप जो है ये USA में सम्मेलन फिजिकली बुला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस व्यक्ति को नाबार्ड का चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो चिंताला गोविंद राजूला ये जो है ये नाबार्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। अगर नाबार्ड के बारे में थोड़ी बात करें
तो नाबार्ड जो है कृषि और ग्रामीण विकास के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया एक बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। एक शिवरमन कमेटी थी, उस शिवरमन कमेटी ने सिफारिश की थी, उसी की सिफारिश पर यह किया गया था। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी जो पूंजी है वो 30,000 करोड़ सरकार ने थोड़े टाइम पहले ही बढ़ाई थी, यानी कि कैपिटल को बढ़ा दिया गया था और 100% ये जो है सरकार के पास है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंकिंग स्टूडेंट के लिए तो होगा, बाकी के लिए भी हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं तक है। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जितने भी लोग 100 200 500 लोग आप जितने भी लोग देखते हैं, लाइक ज़रूर करिएगा और इससे हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।